आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं जी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका है जी तीसरा पार्ट है। सबसे पहले हमने कैटिनेशन की बात की, अब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में वो कहता क्या है? आइसोमेरिज्म में वो कहता है कि एक कंपाउंड है, के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों मौजूद है, 10 मिलियन ही क्यों हैं। 10 मिलियन तादाद होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो से हैं उनकी तादाद 10 मिलियन है। इतनी ज़्यादा क्यों है, इतनी ज़्यादा क्यों है? वो कैटिनेशन की वजह से। आइसोमेरिज्म दूसरा पार्ट है इसका। कैटिनेशन मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और आपस में जुड़कर ओपन चेन, क्लोज्ड स्ट्रक्चर और ओपन चेन्स बना रहे होते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? कैटिनेशन में पढ़ा था कि कैटिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि कैटिनेशन होती क्यों है, क्योंकि कार्बन का एक तो स्मॉल साइज़ होता है, और दूसरा ये कि कार्बन बॉन्ड जो सा होगा ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सा बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर बॉन्ड नहीं बनाता, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और इस तरीके से कैटिनेशन वजूद में आ जाती है, ठीक है। कार्बन के साथ चूँकि ये वाला बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है, जल्दी से टूट जाता है, ठीक है ना। इसलिए कार्बन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन को प्रेफर नहीं करता, और कार्बन जो सा बॉन्ड है ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फिर जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। इसलिए इस कार्बन को अपने भाई को ज़्यादा प्रेफर करता है, ना कि ऑक्सीजन को। इसलिए कैटिनेशन वजूद में आती है। और मैंने एक और बात बताई थी कि कार्बन जो सा है इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं क्या है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 2 2 2 6 6 7 8 9 10 11 12 स्कूल पब्लिक 3 है। स्कूल यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसके भी ये देखें, ये के शेल है, के है, ये एल है 6 7 8, और ये एम शेल है। एम शेल में कितने हैं? 6 7 8 9 10 11 12। स्कूल पब्लिक स्कूल 12, 2 इधर और 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जबकि इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखें, के शेल ये है, और ये एल शेल जो है वो ये है। इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसकी भी वैलेंसी सेम है। सिलिकॉन की वैलेंसी भी +4 है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है? +4 है। लेकिन सिलिकॉन जो सा है ये अपने एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रेफर करता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो सा है ये इस बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए सिलिकॉन जो सा है अपने भाई को प्रेफर नहीं करता, ऑक्सीजन को प्रेफर करता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, और ऑक्सीजन यहाँ पर अपने आप को सिलिकॉन जो सा है यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा महफूज बना सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब ये जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं तो सिलिकॉन अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा एज़ कम्पेयर टू अपने भाई के साथ रहने। इसलिए सिलिकॉन ज़्यादातर ऑक्सीजन के साथ रहता है, ठीक है। इसी वजह से सिलिकेट्स बनते हैं, इसी वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। कि सिलिकॉन जो सा है वो क्यों नहीं है एक कैटिनेशन शो करता, क्योंकि सिलिकॉन एक तो अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कमज़ोर बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो बनाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए पहली शर्त जो सी है
कि दूसरी शर्त जो सी है कि सिलिकॉन का कि एक एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ, अपने भाई के साथ जो सा बॉन्ड है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। चूँकि सिलिकॉन जो सा है इसको प्रेफर नहीं करता, सिलिकॉन इसको प्रेफर करता है, इसलिए दूसरी शर्त से तो ये चला गया। पहली शर्त ये है कि स्मॉल साइज़ होना चाहिए। सिलिकॉन जो सा है इसका स्मॉल साइज़ तो नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। 14 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, इसमें शेल्स कितने हैं ये देखिए। सिलिकॉन में शेल्स हैं 3 KLM, जबकि कार्बन में शेल्स कितने हैं KL, 2 शेल हैं। सिलिकॉन में देखो 3 शेल हैं। ये इसका लार्ज साइज़ है जिसकी वजह से ये कैटिनेशन शो नहीं कर सकता, जबकि कार्बन जो सा है इसका स्मॉल साइज़ है इसलिए कैटिनेशन शो कर सकता है, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन दोनों शर्तों पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए सिलिकॉन जो सा है वो कैटिनेशन शो नहीं कर सकता। और ये था कैटिनेशन का इंट्रोडक्शन जो सा मैंने आपको पीछे बताया था। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में वो कहता है जी कि दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल है जी ब्यूटेन है, दो कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, एक ब्यूटेन है जी ये वाला, 1 2 3 4, एक है जी ब्यूटेन ये वाला, और दूसरा ब्यूटेन है जी ये वाला, 1 2 3 4, 4 ब्यूटेन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये है 4 है, ये 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और एक ब्यूटेन है जी ये वाला, ठीक है। एक ये ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन है, इसे हम कहेंगे N ब्यूटेन। इसे हम क्या कहते हैं, N ब्यूटेन है ये, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जी 6 4 कार्बन है एलिमेंट्स के, कितने एलिमेंट्स हैं। मोलिकुलर फार्मूला की ये 2 तरीफे हैं। पहला पॉइंट है जी हाउ मैनी एलिमेंट्स, कार्बन के 4 एलिमेंट्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं जी हाइड्रोजन। हाउ मैनी एलिमेंट्स कितनी हैं, एक है जी कार्बन और दूसरा है जी हाइड्रोजन। 2 एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, ठीक है ना। उन एलिमेंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं। एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं ना, इसलिए कार्बन के कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना, इस कार्बन एलिमेंट में। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं इस पूरे कंपाउंड में, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है और जबकि 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, 1 2 3 4 है जी यहाँ पर कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 है जी हाइड्रोजन। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कहता है कि कितने एलिमेंट्स हैं 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, और उन एलिमेंट्स में कितने एटम्स हैं, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी सेम है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी सेम है, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा क्या, वो कह रहा है आगे वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका ढांचा है वो मुख्तलिफ है। इसका देखो ढांचा, इसका नाम देखो, इसका नाम है जी N ब्यूटेन कह लो या फिर ब्यूटेन कह लो, खाली कुछ भी कह सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे, इसका ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन। आप यहाँ से गिनती करें फिर भी आ रहा है, यहाँ से गिनती करें फिर भी दूसरा ही आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से गिनती करेंगे, दूसरा है कार्बन एटम, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। कौन सा दूसरे कार्बन एटम पर कौन सा वाला एक कंपाउंड बन रहा है, दूसरे कार्बन एटम पर CH3 बन रहा है। CH3 को कहते हैं क्या, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही हम कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, ये होगा इसका नाम, ठीक है ना। दूसरे कार्बन एटम पर मिथाइल आ रहा है
और उस मिथाइल को तो मैंने अब लिख लिया, दूसरे कार्बन एटम पर एक मिथाइल है वो हमने लिख लिया, ये गया, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब ये जो से 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम को जब जिस भी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम आ रहे हो उस कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेन, इसलिए हम प्रोपेन कह देंगे, इसको भूल जाओ क्योंकि हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से इनके नाम्स भी डिफरेंट हैं, इनके नेम्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है। और इसका जो सा ढांचा है यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट चेन है, ये भी लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रांच लगी है, यहाँ पर सी की कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच निकली हुई है, कहाँ पर, दूसरे कार्बन एटम में ब्रांच है, इनके ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच्ड चेन कार्बन। यहाँ पर ब्रांच की वजह से क्या होगा कि इसकी जो सी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, नेम्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर की बात की है, स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सी है वो भी डिफरेंट होगी, इससे ये क्या होंगी, डिफरेंट, चेंज होंगी एक दूसरे से, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसका जो सा रिएक्शंस वगैरह हैं किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो सा फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसका भी मुख्तलिफ रंग होगा, इसका भी मुख्तलिफ रंग होगा, इसकी स्मेल वगैरह भी मुख्तलिफ होगी, ऐसे ऐसे करके ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी एक दूसरे से। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है, ओके। और फिर आपके बुक में पेंटेन भी कहा गया, पेंटेन भी है, पेंटेन भी है यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया पेंटेन, ठीक है ना। पेंटेन की भी वजाहत कर लेते हैं। पेंटेन है, पेंटेन भी उसने कहा कि एक है जी पेंटेन जो सा जिसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले ही बनाए हुए हैं। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है सिर्फ 4, ठीक है ना, 4 बॉन्ड बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं बॉन्ड बना सकता। 5 कभी नहीं बनाएगा, ना ही कभी 6 बॉन्ड बनाएगा, ना ही कभी 7 बॉन्ड बनाएगा। इसे हम कहते हैं जी पेंटेन। ये क्या है, पेंटेन है, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसकी ब्रांच निकल आती है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, यानी कि इसकी ब्रांच निकल आई है, 1 2 3 4 4 ये हैं, इसकी यहाँ पर करके एक ब्रांच निकल आती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ पर पहले से कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। यहाँ से पहले इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड इसने पहले से बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कितने बनेंगे, हाइड्रोजन का ये, हाइड्रोजन का ये। यहाँ पर इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्रांच्ड चेन है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम भी मुख्तलिफ होगा। 1 है, 2 3 4, कौन से एटम पर है, दूसरे कार्बन एटम पर, दूसरे कार्बन एटम पर है ये, इसलिए हम लिखेंगे 2 2, कौन सा वाला है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है ना। 2 दूसरे कार्बन एटम पर कौन सा कंपाउंड मौजूद है, मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं, CH3 को हम मिथाइल ही कहते हैं ना, 2 मिथाइल। और बाकी कितने, इसको अब छोड़ दो, ठीक है ना, 1 2 3 4, इन चारों को हम कहेंगे ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से हम इसी का तीसरा फॉर्म क्रिएट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 3 ये, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये और फिर एक ये, ऐसे करके भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, मैं लंबा नहीं बना रहा,
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि सिर्फ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए H3C है। इधर भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी H3C आएगा। इधर भी एक बॉन्ड ही बनाया हुआ कार्बन एटम है इसलिए यहाँ पर भी H3C ही आएगा। और यहाँ पर कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई आपको। और इसका नाम क्या होगा, यहाँ से गिनो, यहाँ से गिनो, जहाँ मर्जी से गिनो, ये दूसरा नंबर ही होगा। तो दूसरा कार्बन है और दूसरे कार्बन के ऊपर ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। दूसरे कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल आ रहे हैं, 1 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो डाई मिथाइल यानी कि 2 मिथाइल आ जाएंगे। 1 2 दूसरे कार्बन के ऊपर डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल आ जाएंगे। 2 डाई मिथाइल, 1 2 3, इसको और इसको छोड़ दो, भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। बाकी कितने कार्बन रह गए, 1 2 3 3, और 3 कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में, तो बाकी आ जाएगा प्रोपेन। और इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ है। इन तीनों के स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं। स्ट्रक्चर इन तीनों के एटम्स जो हैं, इनका जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी कि C5, इनका जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन तीनों का, वो क्या है, वो सेम है। लेकिन इनका जो सा स्ट्रक्चर है, इसका जो सा है ये सीधा जा रहा है, यानी कि इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन्स है, इसमें ब्रांचड चेन है, ये ब्रांचड चेन है, इसमें 2 ब्रांचें निकली हुई हैं। स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी मुख्तलिफ होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी, और इनके नाम्स भी, इनके नेम भी सारे क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये था हमारा, इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रक्चर यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेंटेन, उसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके 3 स्ट्रक्चर आ रहे। इन तीनों स्ट्रक्चर की वजह से भी इनकी तादाद क्या है, 10 मिलियन के लगभग है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम दरियाफ्त करते जाएंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होंगे। उन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की वजह से वही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करेगा और डिफरेंट फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करेगा, और हमें इसलिए ये मानना पड़ जाएगा कि वो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम उसे दूसरा नाम दे देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी कि एक तो हमें पेंटेन दरियाफ्त हो गया, फिर उसके बाद हमें दूसरा पेंटेन मिला जो कि जिसमें भी 4 ही कार्बन थे, लेकिन उसमें एक कार्बन था ब्रांच फॉर्म में, तो इसलिए उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जो उनसे पहले मिला था पेंटेन उससे मुख्तलिफ होगी। जैसे ही वो मुख्तलिफ होगी, हम मान लेंगे कि वो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसको दूसरा नाम दे देंगे, और उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी चूँकि मुख्तलिफ है इससे, तो इसलिए हम दूसरा नाम दे देंगे, उसे 2 मिथाइल ब्यूटेन कह देंगे। हम इससे ये पेंटेन, एन पेंटेन का नाम नहीं दे सकते। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एन पेंटेन। ठीक है ना, और इसे कहा गया है, ये क्या है, ठीक है ना, ऐसे न्यू पेंटेन, इसे न्यू पेंटेन कहा गया है। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर एक है, ठीक है ना, कार्बन निकला हुआ है, यहाँ पर टेट्रा पेंटेन, इसे हम टेट्रा पेंटेन कहेंगे। ठीक है, टेट्रा 1 2 3 4, टेट्रा ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये नाम मुझे याद नहीं है, देख लेना। ये टेट्रा ब्यूटेन, यहाँ पर देखें, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ पर टेट्रा ज़ाहिर कर देंगे, और चूँकि 4 कार्बन है इसलिए ये जो सा कार्बन है यहाँ पर टेट्रा पेंटेन ही आएगा। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई आपको। इस तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आइसोमेरिज्म मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सारों में सेम है,
लेकिन जो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से उनके नाम भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। नाम मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं वो एक स्ट्रक्चर नहीं रखते, वो एक स्ट्रक्चर नहीं रखते। यानी कि 5 पेंटेन जो सा है उसमें 5 कार्बन होते हैं, वो 5 कार्बन वाला जो सा पेंटेन होगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी लाए करेगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे ही बनाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, नाम भी मुख्तलिफ होने की वजह से, नाम क्यों हमने मुख्तलिफ दिए हैं, क्योंकि इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सा ओपन चेन स्ट्रक्चर था, जो सा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर था, उससे मुख्तलिफ थी। लॉन्ग चेन वाले कार्बन से मुख्तलिफ प्रॉपर्टी रखता था ये वाला ब्रांचड चेन कार्बन एटम्स जो उनसे पेंटेन के थे, इसलिए हमने डिफरेंट नाम दिए। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। ठीक है, इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियंस तक पहुँच जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देते हैं। और आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो सा ये है कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है किसका? कार्बन एटम का। कार्बन एटम का जो सा कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि स्मॉल साइज़ है। मैंने अभी शुरू में बात की थी कि स्मॉल साइज़ है इसका, कार्बन का स्मॉल साइज़ है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है जी 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके जो सा एटम में है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन में चूँकि 14 एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये छोटा है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन इसलिए बड़ा है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कोई सी भी मीथेन की बात करता हूँ, छोटा है ना, यहाँ पर सेंटर में करके होगा कार्बन एटम। ये लो जी, कार्बन एटम है। और फिर उसके बाद इसके जो से एक ये है जी इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये है जी इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये है जी इलेक्ट्रॉन इसका, एक ये है इलेक्ट्रॉन इसका। तो यहाँ पर करके एक हाइड्रोजन आ जाता है, जुड़ जाता है इसके साथ, ऐसे करके इसके साथ शेयरिंग कर लेता है इस इलेक्ट्रॉन की। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इसकी भी शेयरिंग कर लेता है, और यहाँ पर भी करके एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इसकी भी शेयरिंग कर लेता है, और यहाँ पर भी करके एक हाइड्रोजन आ जाता है और इसकी भी शेयरिंग कर लेता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो से ये हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये सारे क्या हैं? ये हाइड्रोजन है जिन्होंने शेयरिंग किया हुआ है, बीच में कार्बन है। कार्बन एटम चूँकि छोटा एटम है इसलिए ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस जो सा है इनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जकड़ कर रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सा न्यूक्लियस है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान जो सा फासला है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो सा फासला है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो सी ताकत है, जो सी पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी। ना ही बीच में कार्बन के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो न्यूक्लियस की कशिश को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करते। ठीक है ना जी। अगर नहीं करेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स तो सारा चार्ज किधर जाएगा? वैलेंस शेल पर, और जब ये वैलेंस शेल पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो सा है ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन घूम के हाइड्रोजन का जैसे ही इधर आएगा ना तो ये न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर करके अपने ऑर्बिट में घुमाएगा इसे। फिर इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी घूम के जब यहाँ पर आएगा तो इसे भी न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा और इसे भी अपनी तरफ बुला लेगा। हो गए कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी जब घूम के इधर आएगा तो ये भी न्यूक्लियस क्या करेगा? इसे अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, इसे भी घूम के इधर आएगा तो ये क्या करेगा? ये भी इसे खींचेगा। जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। कुछ देर के लिए ये मज़े ले लेगा। जब ये कुछ देर के लिए मज़े ले लेगा ना, जब इसके मज़े मुकम्मल हो जाएंगे तो ये वापस से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.2 है, इसकी भी अपनी खींचने की सलाहियत है। ये भी खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ये खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को
तो जोन से इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से निकले थे ना वो वापस से इस इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे, इस ऑर्बिट में घूमने लग पड़ेंगे। और जोन से इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से निकलेंगे वो वापस से यहाँ पर आ जाएगा। और जोन सा इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट से निकला था वो वापस से हाइड्रोजन के इस ऑर्बिट में आ जाएगा। और जोन सा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऑर्बिट से निकलेगा वो वापस से इधर आ जाएगा, ठीक है ना, वापस से इधर आ जाएगा। अब रह गई बात दूसरे इलेक्ट्रॉन को बुलाने की, तो ये न्यूक्लियस का करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के आ गए उनके ऑर्बिट में, तो फिर क्या करेंगे, ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऑर्बिट को, दो इलेक्ट्रॉन्स बुलाने के लिए अपने ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक एक ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये कार्बन जोन सा है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जोन सा है, ये घूम घूम के इधर आएगा, इसे भी स्टेबल कर देगा, ये भी घूम घूम के इधर आएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है, ये भी घूम घूम के जब इधर आएगा तो इधर भी 2 हो जाएंगे, जब ये भी घूम घूम के इधर आएगा तो ये भी 2 हो जाएंगे। डुप्लेट रूल के मुताबिक दो सारे स्टेबल हो गए हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। और जैसे ये मज़े लूट लेंगे तो फिर क्या करेगा, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन चूँकि ज़्यादा है इन इलेक्ट्रॉन्स के माबेन जो हाइड्रोजन में घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का यहाँ पर जोन सा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो खींचेगा, जैसे ये मज़े पूरे ले लेंगे ना, तो जब इसको कार्बन को तलब होगी कि भाई अब मुझे भी दो ना, मैंने भी मज़े लेने हैं, तो फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जोन से हैं ये वापस से भेजेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन अपने भेज देंगे यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी गए, ये वापस से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए, जैसे यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, अब कार्बन में आ गए हैं, अब इसलिए ये मज़े पूरे करेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इसकी जो सी कशिश होगी इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन का स्ट्रक्चर चूँकि बड़ा है, इसलिए उसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स जोन से होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, 3 शेल होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस की कशिश को जज़ब कर लेते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जज़ब कर लेते हैं अपने अंदर, और जोन सी अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस या वैलेंस शेल तक जाती है तो वो कम होती जाती है, लो होती जाती है, जिसकी वजह से जब ये सिलिकॉन अपना कोई भी अपना बनाता है, यानी कि सिलिकॉन जोन सा है वो ऐसे करके बनाता है, जब भी ये सिलिकॉन जोन सा अपना ये ऐसा करके बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन है, ये है जी इसके ये है, ये ऑक्सीजन के हैं, तो क्या करेगा, सिलिकॉन जोन सा होगा ना, इन इलेक्ट्रॉन स्पेयर को अपनी तरफ कम अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये कम अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि ये जो सा बॉन्ड होगा ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होने की वजह से ये जो से इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे ये ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जो सी अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो वैलेंस शेल तक बहुत ही कम जाएगी। जब ये बहुत ही कम जाएगी वैलेंस शेल तक, तो फिर जो से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, ठीक है ना, उन तक भी बहुत कम पहुँचेगी। जैसे वो बहुत कम पहुँचेगी तो थोड़ी सी हम यहाँ पर फोर्स देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे। फॉर एग्जांपल यार एनर्जी थोड़ी सी देंगे, फॉर एग्जांपल मुझे एनर्जी नहीं याद, ठीक है ना, आप यहाँ पर कर लो 452 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर एनर्जी देंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड हो या फिर यहाँ पर कार्बन आ जाए, कार्बन में भी यही है, कार्बन में भी यही सिस्टम है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर यहाँ पर कार्बन आ जाए तो कार्बन भी एक स्मॉल, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आ जाएं, इधर कार्बन के साथ इसने शेयरिंग की है
तो वो उसको भी ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा। इसकी जो सी एनर्जी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 1452 किलो जूल पर मोल, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा है। 1452 किलो जूल पर मोल, कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना, 1000 जब आप इसमें प्लस करेंगे फिर जाके ये एनर्जी जो सी होगी इसको देनी पड़ेगी कार्बन को, कार्बन बॉन्ड तोड़ने को। इसलिए जो सा ये स्ट्रक्चर, ये जो सा कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ठीक है ना। इस कार्बन के दरमियान जो सा बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और बात करनी है यार, मैं भूल गया था कि जो सा सिलिकॉन है ना, कार्बन के साथ जो सा बॉन्ड बनता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड, और जो सा सिलिकॉन के साथ बन रहा है ये वाला बॉन्ड, इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है? ये वाला बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि मैंने अभी आपको वजह बता दी है। इसका जो सा है साइज़ 14 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, इसका जो सा एटम है वो 6 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सा न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस जो सा है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। फिर इसी तरीके से ये वाला भी न्यूक्लियस इसको उतनी ही फोर्स से खींचेगा जो ये वाला कार्बन लगा रहा है, ठीक है ना, इस पर, जिसकी वजह से दुगनी फोर्स, यहाँ पर 2 डबल फोर्स लगेगी। एक तो ये न्यूक्लियस इस पर लगा रहा है और दूसरा न्यूक्लियस भी इस पर जो सा फोर्स लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर। कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और दूसरा वाला कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो 2 शेल हैं, के और एल शेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 नहीं है, इसमें 4 है। इसी तरीके से यहाँ पर के एल एम 3 शेल हैं, इसमें है जी 2, इसमें 8 है, इसमें 4 है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 शेल हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसको पकड़ नहीं मिलेगी, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी न्यूक्लियस की कशिश को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। जैसे ये जज़ब कर लेंगे तो ये जो सा इन्होंने शेयर किया हुआ है अपने अंदर और अपने दरमियान जो सा बॉन्ड